हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि एवं विकास, जिसको जनरली हम प्लांट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, पादप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक वनडे एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी हो या अदर स्टेट एग्जाम हो पुलिस के, आप देखेंगे इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर सीरीज को कवर करने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक ही लेक्चर में पूरा ये टॉपिक फिनिश करेंगे हम। चलिए, तो अब समझते हैं सबसे पहले हम कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले समझना होगा कि पादप वृद्धि एवं विकास में जो डेवलपमेंट है, जो परिवर्धन है, हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है परिवर्धन, इसका तात्पर्य क्या है, मीन क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है वृद्धि, ग्रोथ एंड विभेदन, डिफरेंशिएशन। वृद्धि में शामिल क्या होता है, डेवलपमेंट में शामिल क्या होता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, वृद्धि और विभेदन, अर्थात परिवर्धन वृद्धि और विभेदन से ही बनता है। वृद्धि को समझने के लिए हमें किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल को देखना पड़ेगा, जीवन चक्र को देखना पड़ेगा। उस प्लांट की लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो प्रथम चरण होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं हम सीड जर्मिनेशन, यानी कि बीज अंकुरण, जिससे रूट एंड स्टेम बनता है। बट आप देखेंगे, जो सीड जर्मिनेशन है वो केवल फेवरेबल कंडीशन में ही पॉसिबल होता है। अनुकूल परिस्थितियां जब होंगी तभी सीड जर्मिनेशन होगा। आगे हम देखेंगे किसी भी प्लांट के पार्ट के लिए अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई, अनफेवरेबल कंडीशन हुई, प्रतिकूल परिस्थितियां हुई, तो यही सीड जो जर्मिनेट कर रहा था वही सीड सस्पेंशन हो जाएगा, सीड डोरमेंसी हो जाएगी, जिसको हम बीज निलंबन या प्रसुप्तता कहते हैं। ये कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन सामने आती हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमें बात करनी है पहले प्लांट ग्रोथ के बारे में। प्लांट ग्रोथ से क्या तात्पर्य है, प्लांट की सेल या किसी पार्ट, प्लांट के पार्ट के, अगर उसके साइज यानी आकार और नंबर, संख्या में जब परमानेंट यानी कि स्थायी और इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, अनिवार्य बढ़त होती है, उसी को हम पादप वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि किसी भी पादप की कोशिका या उसके किसी भाग की या तो साइज बढ़ जाए या उसके नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाए, वो भी परमानेंट, यानी एक बार बढ़ेगा वो बढ़ता ही चला जाएगा और इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब क्या, जैसे मैंने पानी लिया, पानी से बर्फ जमाई और बर्फ से फिर पानी बन गया, तो ये रिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का क्या है, जैसे दूध से दही बना, अब दही से आप दूध नहीं बना सकते, यानी कि पीछे नहीं लौट सकते, बैक नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं कि प्लांट में भी परमानेंट ग्रोथ होती है और इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है, अनिवार्य बढ़त होती है, जो कभी लौटेगी नहीं, वापस नहीं होगी, यानी प्लांट छोटा नहीं होगा, सेल की जो संख्या है वो घटेगी नहीं। इसको हम बोलते हैं परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज। दोस्तों, ये जो होता है ये बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उपापचयी प्रक्रियाओं द्वारा होती है, यानी हम कह सकते हैं प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, उपापचयी प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। नो डाउट फ्रेंड्स, ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट भी, ह्यूमन ग्रोथ भी मेटाबॉलिक प्रोसेस पर ही डिपेंड करती है, विच इज जो दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अपचय और उपचय बोलते हैं इसको हम। कैटाबॉलिज्म में हम जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एनाबॉलिज्म में हम सिंपल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा, जब हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले कि अगर हम पादप वृद्धि करें तो उसका मापन कैसे करेंगे कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कि वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, इस वृद्धि होने को देखने के लिए हमें देखना होगा ऑक्जेनोमीटर, यानी अगर हम प्लांट के ग्रोथ का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो उपकरण यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर। ये आप देख रहे हैं, ये ऑक्जेनोमीटर है जो मेजरमेंट करता है प्लांट की ग्रोथ का। अब प्लांट की ग्रोथ का मापन हम और किस किस टाइप से कर सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर, अगर हमें प्लांट की ग्रोथ को देखना है, मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल लेवल पर। ग्रोथ ऑन सेल लेवल, कोश के स्तर पर हम वृद्धि देखते हैं। फ्रेंड्स, कोश के स्तर पर वृद्धि देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म की मात्रा। और आप देखेंगे
इंक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म की मात्रा में बढ़ोतरी होगी तो हम समझ जाएंगे कि प्लांट ग्रोथ कर रहा है। जैसे देखेंगे ये प्लांट की एक सेल है, इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म है, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये साइज बढ़ाना इसका, यानी क्वांटिटी बढ़ी किसकी, प्रोटोप्लाज्म की, और प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ने को ही हम रियल ग्रोथ ऑफ प्लांट कहते हैं, वास्तविक वृद्धि कहते हैं पादप के वृद्धि की। क्लियर है फ्रेंड्स? दूसरा, यानी हम पहले तो ऑक्जेनोमीटर से माप सकते हैं, दूसरा हम वृद्धि को मापने के लिए यूज करते हैं सेल लेवल पर जाकर प्रोटोप्लाज्म की स्टडी करते हैं। इससे आगे हम बढ़ेंगे, समझते हैं। अगर हम और देखना चाहें कि प्लांट कैसे ग्रोथ करता है तो हम सेल साइज के आधार पर देख सकते हैं। इंक्रीज इन सेल साइज देखेंगे, जैसे इन वाटरमेलन, तरबूज, तरबूज में आप देखेंगे सेल साइज के द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि सेल नंबर के आधार पर, तो मक्के के शीर्ष पर एपिकल ऑफ मेज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, और 17,500 सेल पर आवर, यानी 17,500 कोशिकाएं प्रत्येक घंटे में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, डेवलप करती हैं। तो यहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ का। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा कोश के स्तर पर हम प्रोटोप्लाज्म का स्टडी करते हैं, सेल साइज के लिए हम वाटरमेलन को देखेंगे, और सेल नंबर के लिए हम मेज के एपिकल की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हमें लंबाई में वृद्धि देखना होगा फ्रेंड्स, तो लंबाई में वृद्धि देखने के लिए हम पोलन ट्यूब ग्रोथ की जो है स्टडी करते हैं, उसको मेजरमेंट के रूप में हम देखते हैं। अगर हम इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर देखेंगे तो पत्तियों की वृद्धि, अगर हमें पत्तियों की वृद्धि देखना होगा तो हम देखेंगे सरफेस एरिया, क्षेत्रफल, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये सरफेस एरिया, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा हम और कैसे मेजर कर सकते हैं, तो ड्राई वेट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, ताजा भार, जिसमें हम सीड की ग्रोथ देखते हैं, बीज वृद्धि। तो बीज वृद्धि देखने के लिए हम ड्राई वेट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने वो कंपोनेंट देखे जिसके आधार पर हम प्लांट के किसी पार्ट के ग्रोथ के बारे में प्रॉपर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सीड यानी बीज वृद्धि के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हम देखेंगे ड्राई वेट। अगर हम पत्तियों की ग्रोथ की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा सरफेस एरिया। यदि हम परागनलिका ट्यूब की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा लंबाई, यानी लंबाई में वृद्धि होगी तो हम समझाएंगे कि जो परागनली है उसके ट्यूब की लंबाई में वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम सेल साइज का साइज की बात करेंगे तो वाटरमेलन देखना पड़ेगा, सेल नंबर की बात करेंगे तो हमें एपिकल ऑफ मेज देखना पड़ेगा, और सेल लेवल पर स्टडी करने के लिए हमें प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें समझना होगा जो पादप वृद्धि है, जो प्लांट ग्रोथ है, यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है कि द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज नॉट अ ग्रोथ, यानी पानी में डालने पर लकड़ी का टुकड़ा फूल जाता है, यह वृद्धि नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि को हम क्या कहेंगे, जो इंटरनल लेवल पर होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर की वजह से कुछ समय के लिए वो जो है जो वुड है, वो लकड़ी है, वो फूल जाएगी, स्वेलिंग उसमें आ जाएगी, और देन सूखने के बाद वो फिर अपनी अवस्था में, तो मैंने कहा ना, ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। इरिवर्सिबल होगा उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे हम। क्लियर है? अब बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों होता है? पादप में वृद्धि कैसे होती है? उसको समझने के लिए हमें समझना होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो विभज्य ऊतक होते हैं उन्हीं के द्वारा डेवलपमेंट होता है किसी भी प्लांट का। आप देखेंगे यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है फ्रेंड्स। ये स्टेम पार्ट को प्रदर्शित कर रहा है, और ये रूट पार्ट को। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है सूट एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम बोलते हैं प्ररोह अग्रस्त विभज्य ऊतक। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मिलेगा आपको रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि मूल अग्रस्त विभज्य ऊतक। बीच में आपको दिख रहे होंगे, इन्हें बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संवहनीय ऐधा। देखिए, जो आपका सूट एपिकल मेरिस्टम है और रूट एपिकल मेरिस्टम है, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। कैसी ग्रोथ कराते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि का मतलब है जब पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है तो इसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, प्रारंभिक वृद्धि कहते हैं। और यदि उसकी विड्थ यानी चौड़ाई में वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि होती है वस्कुलर कैम्बियम के थ्रू। क्लियर है? तो एक तो हमने ये पॉइंट देखा कि विभाजन का जो है, जो ग्रोथ हो रही है उसका कारण क्या है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वृद्धि के चरण क्या क्या हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वृद्धि के चरण क्या क्या हैं। जस्ट सेकंड, देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले वृद्धि के चरण के बारे में। देखिए,
किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो वृद्धि के चरण है वो 3 होते हैं और ये हम स्टेम वाला पार्ट ले रहे हैं, सॉरी रूट वाला पार्ट ले रहे हैं, वहाँ से आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सबसे निचले लेवल पर होता है विभज्य ऊतक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक फेज़। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक्टिव डिवाइडिंग फेज़ होता है, ये सक्रिय विभाजन चरण होता है, जिसमें सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन होता है। देखिएगा आप, जैसे एक सेल है, ये डिवाइड होके 2 सेलों में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर एक डेंस प्रोटोप्लाज्म सघन जीवद्रव्य आपको मिलेगा, थिन सेल वॉल में देखने को मिलेगी और हाई रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पर देखने को मिलती है, उच्च श्वसन दर आपको देखने को मिलती है, जो है मेरिस्टेमेटिक फेज़। दूसरा जो फेज़ है वो कहलाता है फेज़ ऑफ इलोंगेशन, दीर्घीकरण का क्षेत्र, जिसमें वैक्यूलाइजेशन होता है, यानी जो वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तकाएँ होती हैं, उनका आकार बढ़ता है और सेल साइज़ इंक्रीज़ होती है, यानी कोशिका का विशालीकरण होता है। वहीं आप थर्ड फेज़ देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें मैच्योराइज़ेशन होता है, जिसको हम परिपक्व क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जो सेल वॉल है वो थिकिंग होगी, यानी भित्ति मोटी हो जाएगी एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसमें जीव द्रव्य का रूपांतरण हो जाएगा। तो फेज़ ऑफ ग्रोथ यानी जो वृद्धि के चरण है फ्रेंड्स, वो कितने हैं? वो हैं 3। क्लियर है? तो ये हमने वृद्धि के चरण देख लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब हमें देखना है ग्रोथ रेट क्या होती है। ग्रोथ रेट को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको देखेंगे ग्रोथ रेट 2 टाइप से होती है। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। ये ग्रोथ रेट 2 टाइप से होती है। एक होती है अरिथमेटिकल ग्रोथ रेट और दूसरी होती है एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ रेट, जिसको हम ज्यामितीय या चरघातांकी वृद्धि दर कहते हैं। इसमें आप देखिएगा फ्रेंड्स, एक सेल है, ये डिवाइड होके 2 सेल में कन्वर्ट हुई, लेकिन ये वाला हिस्सा इसका अनडिवाइड होगा, यानी इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि किसमें होगी? अगेन इसमें। ये फिर अपने आप को 2 भागों में डिवाइड करेगा। अब इसका ये वाला हिस्सा फिर से अनडिवाइड हो जाएगा। अब ये अपने आप में डिवीज़न नहीं करेगा, तो ये फिर से 2 भागों में डिवाइड होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर हमें कोशिका की संख्या दी हो x और हमें विभाजन निकालना हो, तो हम x-1 कर देंगे, जिससे हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि अंकगणितीय वृद्धि दर कितनी होगी। इसमें जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो स्ट्रेट होता है और इसका एग्जाम्पल है रूट एलोंगेशन, यानी जो जड़ों में वृद्धि होती है, दीर्घीकरण होता है, वो अंकगणितीय वृद्धि दर से होता है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट के द्वारा ही होता है। बात करते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ रेट के बारे में। इसमें एक सेल है, ये 2 भागों में डिवाइड होगी। फर्दर ये जो दोनों सेल हैं अलग-अलग 2 भागों में डिवाइड होंगी और आगे फिर देखेंगे यही सेल अलग-अलग 2-2 भागों में डिवाइड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर टोटल सेल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या है? डिवीजन, कितना विभाजन हुआ? मान लीजिए 5 बार विभाजन हुआ तो कोशिका की जो कुल कोशिकाएँ होंगी वो 32 बनेंगी और 6 बार विभाजन हुआ तो कुल कोशिकाएँ 64 बनेंगी। इसको हम बोलते हैं ज्यामितीय या चरघातांकीय वृद्धि दर। इसमें जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो सिग्मोइड ग्राफ प्राप्त होता है दोस्तों, एस आकार का ग्राफ प्राप्त होता है। जो क्या शो कर रहा है कि आप देखिए, पहले इसमें लेग स्टेज आती है, इसमें धीमी वृद्धि दर होगी। देन लॉन्ग या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आएगी, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि होगी और एक फेज आएगी स्टेशनरी, जहाँ पर फिर ये जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। और ये जो ग्रोथ है ये देखने को मिलती है ऑल एनिमल, जितने भी सजीव हैं, जीव हैं, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ रेट 2 प्रकार का होता है, एक अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा निरपेक्ष एवं सापेक्ष वृद्धि दर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है? दोस्तों, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो फाइनल स्टेज रहेगा उसको इनिशियल स्टेज से माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहेंगे। वहीं सापेक्ष यानी कि रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। अब देखिए, जैसे कैसे निकालेंगे हम इसको? एक पत्ती है, इसका इनिशियल जो शेप साइज है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाद में ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो जाती है। उसी प्रकार से पत्ती जो हमने लीफ बी ली है, उसमें देखेंगे कि जो इनिशियल लीफ है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये डेवलप करके 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है। तो अब हम इन दोनों पत्तियों के लेवल पर ही पहले हम निकालते हैं निरपेक्ष वृद्धि दर। आप देखेंगे ए वाले पॉइंट में फाइनल क्या है 10, माइनस करेंगे इसमें से हम 5, तो कितना प्राप्त होगा हमें? 5। वहीं आप देखेंगे बी वाले में 55 है, इसमें से माइनस करेंगे 50, तो भी हमें कितना प्राप्त हुआ? 5। यानी आप देखेंगे दोनों ही कंडीशन में ए और बी, इनकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ना इक्वल है, सेम है। वहीं अब हम अगर बात करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम ए वाली पत्ती का निकालते हैं, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100% होगा, जिसमें आप देखेंगे 10 में से 5 जाएगा, 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा, तो 100% आएगा यहाँ पे। और बी वाली पत्ती के लिए संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो 55 माइनस 50 होगा अपॉन 50 इंटू 100, तो आप यहाँ पर देखेंगे 10% रिजल्ट आएगा। क्लियर है?
क्योंकि यहाँ 55 में से 50 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 5, और 5 से ये 50 कटेगा 10 टाइम, और 10 से 100 कटेगा 10 टाइम, तो यहाँ पर 10% ये आंसर आ जाएगा। यानी हम कह रहे हैं कि सापेक्ष वृद्धि दर अलग-अलग हो सकती है, लेकिन निरपेक्ष वृद्धि दर सेम होती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष वृद्धि दर क्या होती है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, वृद्धि के हम देख रहे हैं आवश्यक कारण क्या है। फैक्टर नेसेसरी फॉर ग्रोथ। इसके लिए मुख्यतः 5 जो तत्व हैं जो आवश्यक हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो है H2O, O2, न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी। देखिए, जो वाटर है, जल है, ये इंक्रीज इन सेल टर्गर, ये कोशिका की स्फीति यानी आकार में वृद्धि करता है और एंजाइम रिएक्शन कराता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये हेल्प करता है रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये जो मेटाबॉलिक एनर्जी है उसकी आवश्यकता होती है, और ये ऑक्सीजन के द्वारा ही संभव है, यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं ये रेस्पिरेशन कराता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व देखेंगे, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस फॉर प्रोटोप्लाज्म। अगर हम जीव द्रव्य का संश्लेषण करना चाहते हैं तो हमें पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, हमें इन द सेंस प्लांट को। टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ, यानी वृद्धि के लिए एक सही तापमान होना आवश्यक है जिससे प्लांट ग्रोथ कर पाए। और लाइट एंड ग्रेविटी इज ऑल्सो अफेक्ट सर्टेन फेज स्टेज ऑफ ग्रोथ। प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण भी विकास के कुछ चरणों को प्रभावित करते हैं। आपको याद क्या रखना है, वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? वाटर, ऑक्सीजन, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर तापमान एंड लाइट एंड ग्रेविटी। दे आर मेन एलिमेंट, या हम कह सकते हैं नेसेसरी फैक्टर टू डेवलप्ड ऑफ एनी प्लांट ग्रोथ। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर टॉपिक जो हमारा है, वो है ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इनको हम पीजीआर बोलते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ रेट। देखिए, क्या होते हैं पादप वृद्धि नियामक या हार्मोन। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि विभाजन, जैसे कि डिफरेंशिएशन, जैसे कि इलोंगेशन, यानी कि डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इलोंगेशन, विभाजन, विभेदीकरण, दीर्घीकरण, ये किसके द्वारा संभव है? इन्हीं हार्मोन के द्वारा। यानी किसी प्लांट के फिजियोलॉजी में आप देखेंगे उसका विभाजन, जो विभेदीकरण और दीर्घीकरण हो रहा है, वो किसके द्वारा ही संभव हो रहा है? वो प्लांट हार्मोन के द्वारा। प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनका जो रासायनिक संगठन होता है वो अलग-अलग होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम पीजीआर की बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीजीआर। ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, और डुअल। मतलब एक वृद्धि को बढ़ाने वाले, एक वृद्धि में बाधक, और कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि उन्नयन का भी काम करते हैं और बाधक का भी काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम ग्रोथ प्रमोटर की देखेंगे तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है। वहीं अगर हम ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि बाधक की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है एब्सिसिक एसिड। वहीं डुअल जो बाधक भी हो सकता है, उन्नयन भी, उसमें आता है एथिलीन, C2H4, जो मुख्यतः ये वृद्धि हार्मोन ही है। मतलब हम कह सकते हैं वृद्धि बाधक हार्मोन है मुख्यतः ये, बट ये बोथ दोनों में काउंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। देखिए दोस्तों, ऑक्सिन एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन, यानी डार्विन डार्विन फैमिली, जो उन्होंने किया था ये इसका डिस्कवरी। किसमें किया था? एक कनारी घास होती है, ये आपको दिख रही होगी कनारी घास। इसके जो प्रांकुर चूल होता है, उस पर देखा उन्होंने कि ये वो प्रकाशानुवर्तन करता है, वो फोटोट्रोपिज्म कर रहा है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? जैसे जहां-जहां सूर्य जा रहा है, वहीं-वहीं उसकी मूवमेंट हो रही है। इसको हम बोलते हैं क्या? फोटोट्रोपिज्म। तो लिखा है ग्रो टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत की ओर वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। और यही डार्विन डार्विन ने देखा कनारी घास में। बट फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, किंतु ऑक्सीजन को सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक किया गया, और बाद में F.W. वेंट द्वारा इसका नामकरण किया गया ऑक्सीजन, क्योंकि इन्होंने आइसोलेट किया था इसको जे यानी ओट्स, जिसको एविना प्लांट कहते हैं, वहां से। तो हमें यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम याद रखना है F.W. वेंट का। इसके अलावा डार्विन डार्विन का। खोजकर्ता में डार्विन आएंगे, बट जो वेंट है उसका भी कम योगदान नहीं है, क्योंकि उसने नेमिंग किया था ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो नाम दिया है वो F.W. वेंट ने ही दिया है, जो कि उसने ओट्स के प्लांट में इसको डिस्कवर किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है? इसका संश्लेषण होता है जो वृद्धि दर्शाने वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे तने और जड़, उनके बढ़ते हुए एपिकल वाले पार्ट से, शीर्ष वाले भाग से ये प्राप्त होता है, यानी वहीं पर स्टोर होता है। इसका अगर हम बायोसिंथेसिस देखेंगे कि जैव संश्लेषण कहाँ से होता है, तो आपका जवाब होगा ये होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड और जिंक के द्वारा।
इसका अन्य जो केमिकल नेम है वो इंडोल यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहलाता है ये। अब जो ऑक्सीजन है ये 2 प्रकार का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आप देखेंगे इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है और इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड होता है। जबकि कृत्रिम में 2,4-डी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और एनएए नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों के दोनों कृत्रिम हैं। तो कौन से नेचुरल है, कौन से कृत्रिम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, इसके कार्य क्या हैं ऑक्सीजन के? तो हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इट्स स्टेम कटिंग, तने की कटिंग में, जड़ फूटने में ये सहायता करता है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पिन टोमेटो टोमेटो में अनुषेक फलन कराने में ये हेल्प करता है। प्रमोट फ्लावरिंग, ये पुष्पन को बढ़ा देता है जैसे कि पाइनएप्पल। ये प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, शिखाग्र प्रधानता को ये प्रेरित करता है। इसकी पत्तियां व कच्चे फल को गिरने से रोकता है और पुराने परिपक्व पत्तियों के फलों के विलगन को ये प्रेरित करता है। विलगन मतलब गिरना, एब्सिशन बोलते हैं इसको अपन। दोस्तों जो 2,4-डी है, ये यूज होता है हर्बिसाइड्स में, यानी कि शाकनाशी के रूप में। और ये जो ऑक्सीजन है ये कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन, यानी कि जाइलम विभेदन एवं हेल्प इन सेल डिवीजन, और मदद करता है कोशिका विभाजन में। ये ऑक्सीजन के कार्य हुए। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन। फ्रेंड्स इसकी खोज कुरोशोवा नामक साइंटिस्ट ने 1926 में एक जिब्रेला फ्यूजिकोरोई नामक कवक में की। यह इस कवक की वजह से चावल में फॉलिस राइस सीडिंग डिसीज हो गई थी, जिसको हम बैकन डिसीज भी कहते हैं। उस समय इस कवक को देखा गया और ये देखा था कुरोशोवा ने। तो यहाँ से इसकी खोज की ये हिस्ट्री है, ये कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप देखेंगे वर्तमान में मोर देन 100 जिब्रेलिन्स जो है वो आइसोलेटेड किए जा चुके हैं। ऑल आर एसिडिक इन नेचर, सभी के सभी जो प्रकृति है उनकी वो कैसी, अम्लीय है। जैसे GA1, GA2, GA3 ऐसे 100 से ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जो GA3 है, ये वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहले खोजा गया जो जिब्रेलिन है वो GA3 था। इसके कार्य क्या हैं? तने का दीर्घीकरण करना, स्टेम इनलोंगेशन करना, जिससे गन्ने की उत्पादकता बढ़ती है। इसके बाद प्रमोट ब्लोटिंग, ये ब्लोटिंग को बढ़ाता है और जिसमें क्या होता है, इंटरनोड इनलोंगेशन होता है। और ये बेसिकली चुकंदर और कैबेज यानी कि बीटरूट एंड पत्ता गोभी में आपको देखने को मिलेगा। इनको रोजिटी प्लांट बोलते हैं हम। तो रोजिटी जो पादप होते हैं उनमें वोल्टिंग में ये मदद करता है। इसके अलावा डिले सेंसेशंस करता है, ये जरावस्था में को रोक देता है, यानी कि जो ओल्ड एज है उसको रोकने का काम करता है प्लांट की जिब्रेलिन हार्मोन। तो इसके अलावा इंक्रीज इन लेंथ एक्सिस यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, मतलब अक्ष की लंबाई में वृद्धि करता है, जैसे कि अंगूर के डंठल की वृद्धि की थी इसने। GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry, जो शराब उद्योग होते हैं उनमें माल्टिंग की क्रिया को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। इसकी स्कूक और मिलर ने 1955 में मिलकर तंबाकू के संवर्धन में इसकी खोज की थी काइनेटिन नाम से। तो काइनेटिन नाम से सिंथेसिस किया गया था। दोस्तों यह पादपों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इट प्रमोट डिवीजन टू साइटोप्लाज्म, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एंड नेचुरली साइटोकाइनिन इज आइसोलेटेड जियामेज, मक्के एवं नारियल के दूध से ही प्राप्त होता है। इसका नाम रखा है जियाटिन। तो जियामेज से ही इसका नाम पड़ा है जियाटिन। आगे देखेंगे इसके कार्य क्या हैं। तो प्रोड्यूस न्यू लीफ, नई पत्तियों का संश्लेषण करना। क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, पत्तियों में हरित लवक का विकास कराना। लेटरल शूट ग्रोथ, जो पार्श्व भी है वृद्धि दर होती है उसको एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, जो शीर्ष कह सकते हैं सुषुप्तावस्था होती है उसको दूर करता है। और डिले ऑफ लीफ सेंसेशंस, मतलब पत्तियों की जरावस्था में ये देरी लाता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। 1960 में इनहेबिटर बी, एब्सिसन 2 एंड डोरेमिन डोरमिन 3, इन तीनों के केमिकल कंपोजिशन जब देखे गए तो तीनों रासायनिक रूप से एक समान निकले। इन्हीं को नाम दिया एब्सिसिक एसिड फ्रेंड्स। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, तनाव हार्मोन भी इसको कहा जाता है। और ये इनहेबिटर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, पादप की वृद्धि को रोक देता है ये पूरी तरह से। इनहेबिट सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण को रोक देता है। एंड स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो रंध्र होते हैं उनके छिद्रों को बंद करने को ये प्रोत्साहित करता है। कह सकते हैं हम कि जो काम जिब्रेलिन कर रहा था उसके विपरीत काम कर रहा है कौन, एब्सिसिक एसिड, इसलिए इसको अपोनेंट ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन कहा जाता है। आगे बात करेंगे, हमारा लास्ट हार्मोन है इथाइलिन या एथिलीन हार्मोन। H.H. कुजिन ने 1960 में देखा कि जो पके हुए संतरे हैं उनके साथ रखा हुआ है कच्चा बनाना। इस पके हुए संतरे से एक वाष्पशील तत्व निकला, वोलेटाइल सब्सटेंस निकला, जिसका नाम एथिलीन पड़ा बाद में। इस एथिलीन या वोलेटाइल सब्सटेंस की वजह से ये जो कच्चे केले थे वो धीरे धीरे आप देखेंगे पक गए, यानी रिपेंड हो गए। और यहीं से एथिलीन की खोज होती है। इसका फॉर्मूला है C2H4। एथिलीन का जो सिंथेसिस होता है वो जरा सेनेसेंस लीफ होती है उनसे, और रिपेनिंग फ्रूट से होती है।
इसके फंक्शन क्या हैं? फ्रूट रिपेयरिंग करना, फलों को पकाने में हेल्प करना, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करना, श्वसन दर में वृद्धि करना, जिसको हम क्लेमैक्टिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एथिफोन बनता है इससे, जो फलों को पकाने में मदद करता है और मूंगफली में ये अंकुरण को प्रेरित करता है। इसके अलावा स्प्राउट इन पोटैटो और प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। इसके अलावा थिनिंग ऑफ फ्रूट्स इन कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, जो कपास, चेरी और अखरोट होते हैं उनके फलों को ये पतला करता है और ये एपिकल हुक का फॉर्मेशन करता है और प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर, जो खीरा है उसमें मादा पुष्पन को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स हार्मोन वाला जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आने वाले जो एएलपी है या एसएससी है उसमें जो क्वेश्चंस आए उनको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।